चलिए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी के बारे में। ये है ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी NCERT। तो सबसे पहले तो इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके सिलेबस में 5 यूनिट्स दी गई हैं। पहले यूनिट में इसमें बताया गया है जनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। दूसरी यूनिट में इसमें है आनुवांशिकता और विकास के बारे में यानी जेनेटिक्स के बारे में। तीसरी यूनिट में इसमें बताया गया है जीव विज्ञान का मानव कल्याण में उपयोग यानी मानव कल्याण में जीव विज्ञान का उपयोग। चौथी यूनिट में इसमें बताया गया है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। और पांचवी यूनिट में इसमें बताया गया है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में। तो 5 यूनिट्स में ट्वेल्थ की बायोलॉजी की NCERT का सिलेबस बटा हुआ है। कौन कौन सी? पहले यूनिट में है रिप्रोडक्शन यानी जनन, दूसरे में है आनुवांशिकता और विकास, तीसरे में क्या है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथी में क्या है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, और पांचवी में क्या है? पांचवी में है पारिस्थितिकी। तो हम शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी से। और पारिस्थितिकी में इसके अंतर्गत 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला जो चैप्टर नंबर 13 यानी 13 है, उसमें जीव और समष्टियों के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें है पारितंत्र के बारे में। चैप्टर नंबर 15 में है जैव विविधता और उसका संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन। और जो चैप्टर 16 है इसमें है पर्यावरण के अन्य मुद्दे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई 5 जो है पारिस्थितिकी, जो पेज नंबर 238 से स्टार्ट है। 238। तो सबसे पहले तो हम बेसिक देख लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के अध्ययन वाले विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। अब हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं इसका नाम है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो सबसे पहले तो यही जान लेना चाहिए कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी होता क्या है। तो इकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जहां पर पर्यावरण और जीव के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी पर्यावरण और जीव के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और फादर ऑफ इकोलॉजी इंडियन पर्सपेक्टिव में यानी कि भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो फादर ऑफ इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा ने सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में सर्वाधिक काम भारत में किए हैं। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है यानी इकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है जीव और उसकी समष्टियां। तो यहाँ पर कई सारी चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इकोलॉजी है उसके 4 स्तर होते हैं। इकोलॉजी के 4 स्तर यानी कि इकोलॉजी इन 4 अलग अलग छोटे से लेकर बड़े स्तरों से मिलकर बनी हुई है। सबसे छोटा स्तर जो इकोलॉजी का होता है वो होता है जीव, यानी सबसे छोटी यूनिट जो इकोलॉजी की होती है वो जीव होती है। जब बहुत सारे जीव आपस में मिल जाते हैं तो समष्टि का निर्माण करते हैं। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, जीव और समष्टियां। इन्हीं दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जीव और समष्टि। तो सबसे छोटी यूनिट है जीव, दूसरा स्तर होता है समष्टि, तीसरा स्तर होता है समुदाय, यानी जब बहुत सारी समष्टियां आपस में मिल जाती है तो समुदाय का निर्माण करती है। और चौथा जो स्तर है, सबसे बड़ा स्तर है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवोम। जीवोम। तो जीव, समष्टि, समुदाय और चौथा है जीवोम। सबसे छोटा जीव, उससे बड़ा समष्टि, उससे बड़ा समुदाय, उससे बड़ा जीवोम। जीवोम सबसे बड़ा है और बहुत सारे जीवोम आपस में मिल जाते हैं तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। अब यहीं पर बताया गया है कि कहीं पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कहीं दूसरी जगह अलग प्रकार के जीव हैं। मतलब पृथ्वी पर अलग अलग जगह, जैसे अगर भारत में ही देखा जाए तो कहीं पर मरुस्थल है, मरुस्थल में अलग प्रकार के जीव हैं। कहीं समुद्र तट है तो कहीं पर गहरे घने जंगल हैं, तो कहीं पर समुद्री द्वीप है, प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के जीव हैं और अलग अलग प्रकार की दशाएं हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को निर्धारित करने वाले 4 अजैविक कारक हैं। ये 4 अजैविक कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है तापमान, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। यानी ये 4 अजैविक कारक यानी मरे हुए कारक हैं जिनके द्वारा पर्यावरण का निर्धारण होता है और वहां पर किस प्रकार के जीव पनपने वाले हैं
वो निर्धारित होता है। यानी ये चार कारक कहीं ज़्यादा होंगे कहीं कम होंगे, वही निर्धारित करेगा कि वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की पारिस्थितिकी, वहाँ के जीव कैसे होंगे। तो ये चार अजैविक कारक कि कहाँ पर मरुस्थल होगा, कहीं वर्षावन होगा, कहाँ समुद्र होगा, ये चार कारक निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब अजैविक कारक एक एक करके देखते हैं कि तापमान कैसे पर्यावरण को निर्धारित करता है। तो तापमान बिल्कुल पर्यावरण को निर्धारित करता है। अगर कहीं पर तापमान ज़्यादा है और अगर पानी भी ज़्यादा है तो वहाँ पर बहुत घने जंगल, जिन्हें अपन उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं, वर्षा वन कहते हैं, वहाँ पर वो निर्मित हो जाएंगे। लेकिन अगर तापमान ज़्यादा है और पानी है ही नहीं तो वहाँ पर मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, ऐसे मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। तो तापमान बेशक किसका निर्धारण करता है, पर्यावरण का निर्धारण करता है। तापमान कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, कहीं पर बहुत ही कम हो जाता है तो वहाँ पर बर्फ जम जाती है, तो वहाँ पर बर्फीले क्षेत्र, वैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलेंगे जो केवल बर्फीली क्षेत्रों में रह सकते हैं। कहीं पर तापमान सामान्य है, कहीं पर तापमान बहुत ज़्यादा है, कहीं पर तापमान बहुत कम है। तो बिल्कुल तापमान पर्यावरण को निर्धारित करता है। अब यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें बताई गई हैं कि एक जीव यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान में भी जिंदा रह सकते हैं, यानी कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस यानी जहाँ पर पानी उबल रहा हो ऐसे पानी में भी, यानी ऐसे तापमान में भी वो जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसे जीवों को जो बहुत ज़्यादा तापमान को भी सहन करने में सक्षम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम यूरी थर्मल। क्या बोलते हैं, यूरी थर्मल। तो यहाँ पर जो यूरी शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ है कि बहुत ज़्यादा तापमान को भी जो सहन कर ले। यूरी मतलब बहुत ज़्यादा और थर्मल मतलब तापमान, यानी ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा तापमान को भी सहन करने में सक्षम है उन्हें हम बोलते हैं यूरी थर्मल। क्या बोलते हैं, यूरी थर्मल। तो यूरी थर्मल क्या है, जीव है, कैसे जीव हैं जो बहुत ज्यादा तापमान को भी सहन करने में सक्षम है। और एक और यहां पर शब्दावली है, वो आती है स्टेनोथर्मल। अब स्टेनोथर्मल क्या है, स्टेनो मतलब स्टेट मतलब बिल्कुल फिक्स है, तो स्टेनो थर्मल, थर्मल मतलब तापमान, यानी जो एक निश्चित तापमान में ही जिंदा रह सकते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम होने पर वो जीवित नहीं रहेंगे, उन्हें बोलते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल, तो स्टेनोथर्मल भी क्या है, जीव हैं। कैसे जीव हैं, जो सामान्य तापमान में जिंदा रह सकते हैं, और यूरी थर्मल जो बहुत ज्यादा तापमान में जीवित रहते हैं। तो स्टेनोथर्मल और यूरी थर्मल क्या है, जीव होते हैं। दूसरा हमारा अजैविक कारक है जल। तो जल तो बिल्कुल जीवन को निर्धारित करता ही है, और इसीलिए तो हम कहते हैं जल ही जीवन है। जल ही जीवन क्यों है, क्योंकि जल ही हमारी जीवन की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव आया था वो जल में ही आया था। तो निश्चित रूप से जल की अधिकता या कमी या मध्यमता जो है वो बिल्कुल पर्यावरण कैसा होगा और वहाँ के जीव कैसे होंगे उन्हें निर्धारित करेगा। अगर कहीं पर पानी खूब है, पानी भरा है, तो वहाँ जली जीव आ जाएंगे, मछली आ जाएंगी। लेकिन कहीं पर पानी है ही नहीं, बहुत कम है, तो रेगिस्तान बन जाएगा, वहाँ पर कांटेदार पौधे उगेंगे। और कहीं पर सामान्य है तो वहाँ पर पतझड़ी वन उगेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें निर्धारित करती है, तो पानी भी बिल्कुल निर्धारित करता है। और सिर्फ पानी की अधिकता या कमी नहीं, पानी की लवणता भी जीवों का निर्धारण करती है। सामान्यतः जो अंतःस्थलीय जल है, यानी कि जो भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर जो पानी पाया जाता है, उसमें जो लवणता होती है वो 5 होती है, और जो समुद्र की लवणता है वो ऑन एवरेज जो औसतन लवणता है वो 35 होती है। अगर इससे ज्यादा या इससे कम होगी तो वहां के जीव अलग प्रकार के हमें दिखाई देंगे, या तो वो होंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे, या फिर अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक होता है यूरी हेलाइन और एक होता है स्टेनो हेलाइन। यूरी शब्द यानी कि बहुत ज्यादा, और स्टेनो मतलब कि सामान्य। तो यूरी हेलाइन, हेलाइन मतलब खारापन, यूरी हेलाइन, तो ये क्या है, यूरी हेलाइन ऐसे जीव हैं जो बहुत ज्यादा लवणता में भी जिंदा रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं यूरी हेलाइन जीव। तो यूरी हेलाइन क्या है, ऐसे जीव हैं जो बहुत ज्यादा लवणता में भी जिंदा रह सकते हैं। जबकि एक है स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन यानी कि जो सामान्य लवणता में ही जिंदा रह सकते हैं, अगर उससे ज्यादा या उससे कम हुई तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और एक होता है डाइपोज, वो अभी आगे आएगा, ठीक है ना। अगला कारक है हमारा अजैविक कारक प्रकाश। तो पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूरज ही है। चाहे गर्मी की बात की जाए, गर्मी के लिए भी हम सूरज पर ही निर्भर हैं, और अगर
खाने की बात की जाए तो उस पे भी हम सूरज पर ही निर्भर है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ से खाना खाते हैं? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों ने कहाँ से लाए? सूरज का प्रकाश अगर नहीं होता तो वो खाना बना ही नहीं सकते थे। तो प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है वो किससे जरिए होती है? सूर्य के प्रकाश के जरिए होती है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधे फल, बीज और पत्तियां बनाते हैं जिन्हें शाकाहारी जीव ग्रहण करते हैं। शाकाहारी जीव ग्रहण करते हैं, फलते फूलते हैं तो उन्हें मांसाहारी जीव ग्रहण करते हैं। यानी पृथ्वी पर अगर 1% एक दाना भी अगर खाने का है तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बनाने में वो सूरज की है। तो सूरज तो बिल्कुल निर्भर करेगा ही। अगर कहीं पर प्रकाश नहीं है तो वहां जीवन हो ही नहीं सकता, और अगर प्रकाश बहुत ज्यादा है तो वहां पर फिर गर्मी बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा और उस प्रकार के जीव वहां पर आ जाएंगे। तो प्रकाश भी बिल्कुल किसे निर्धारित करता है? पर्यावरण को निर्धारित करता है। अगला है हमारा मृदा यानी कि मिट्टी। तो कहीं की मृदा होती है जो बहुत ज़्यादा उर्वरक होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे, तो अलग अलग प्रकार के जीव भी वहाँ पर आने के लिए रहेंगे। और कहीं की मृदा बिल्कुल बंजर होती है तो वहाँ पर बिल्कुल कोई पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, कोई वनस्पति ही नहीं रहेगी। तो मृदा भी पर्यावरण को निर्धारित करती है। तो 4 अजैविक कारक हमने देखे। तापमान, जिसमें हमने स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल वाले जीव देखे। उसके बाद हमने देखा जल, जल में हमने स्टेनोहेलाइन और यूरीहेलाइन वाले जीव देखे। फिर हमने प्रकाश देखा, फिर हमने मृदा देखा। तो ये चारों कारक बिल्कुल पर्यावरण को निर्धारित करते हैं। अब अगला जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि जो अजैविक कारक हैं, ये जो अजैविक कारक हैं इनके प्रति अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब कि जब एक जीव दूसरे जीव के प्रति जो क्रियाएं होती है उनके बीच में, उसे बोलते हैं अनुक्रिया। तो अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया यानी जो जीव रह रहे हैं उन वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के जीव हमें पर्यावरण में देखने को मिलते हैं जो इन अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एक तो है जैसे तापमान। अगर हम एक अजैविक कारक को लें तापमान को, तो तापमान में सबसे पहले जीव तो वो है जो नियमन यानी कि रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट कर सकते हैं मतलब कि वो अपने तापमान को एक निश्चित बनाए रख सकते हैं। जैसे मानव है, ये नियमन करने वाले जीवों के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि मानव के अंदर का शरीर का तापमान निश्चित रहता है और हमेशा एक समान बना रहता है। ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस ही मानव का तापमान हमेशा बना रहता है। चाहे तापमान कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए बाहर वातावरण का, या कितना ही कम क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो या बर्फ क्यों ना गिर रहा हो, मानव के शरीर के अंदर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। और इसके लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाएं हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमारा शरीर क्या करेगा? पसीना उत्सर्जित करेगा, और पसीना उत्सर्जित करने से क्या होगा? हमारे शरीर की जो हवा है वो जैसे ही पसीने से टकराएगी हमारे शरीर को ठंडा करेगी। तो हम इस प्रकार क्या कर रहे हैं? पसीना निकालकर हमारे शरीर को ठंडा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी हो रही है, तो गर्मी से हमारे शरीर का तापमान ना बढ़ सके इसलिए पसीना निकल रहा है। वहीं ठंड में इसका उल्टा हो जाता है। तो ठंड में हम क्या करते हैं? कपकपाने लगते हैं। उससे क्या होता है? व्यायाम जैसी चीजें हो जाती है, यानी कि उससे हमारी जो श्वसन दर है और जो हमारी हार्ट बीट है, यानी हमारे जो ब्लड प्रेशर है और जो खून की जो दौड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। उससे क्या है? शरीर में ऊष्मा आती है, और बाहरी वातावरण में ऊष्मा की कमी है यानी ठंड है, तो उस प्रकार हम शरीर को गर्म रखते हैं। तो गर्मी में पसीना निकालकर हम शरीर को ठंडा करते हैं, और ठंड में कंपन द्वारा हम शरीर को गर्म करते हैं। तो ये चीजें हम क्या करते हैं? हम शरीर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो हम ऐसे जीवों में आ रहे हैं जो नियमन करते हैं, यानी कि इन बाहरी कारकों से लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं। दूसरे जीव कौन से आते हैं? समरूपण, समरूपण वाले जीव। सम यानी समान, रूपण यानी उसके जैसा बन जाना। तो समरूपण वाले जीवों में क्या होता है? ये जैसा तापमान होता है वैसे ही हो जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, अगर बाहर गर्मी पड़ रही है तो गर्म हो जाएंगे, ठंडी पड़ रही है ठंडे हो जाएंगे। तो समरूपण यानी उसके जैसा हो जाना। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रवास कर लेते हैं। प्रवास यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रवास कहलाता है। तो जैसे कि साइबेरिया जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है, वहाँ के जो पक्षी हैं वो भारत के राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में आकर रहते हैं। किस टाइम पे? ठंड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि साइबेरिया में ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वो
जो पक्षी हैं वो उसे रेगुलेट नहीं कर पाते, यानी वो वहां पर जिंदा नहीं रह पाते, तो वो क्या करते हैं, उस समय के लिए, जिस समय में बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वो कहीं और चले जाते हैं और वापस जब अनुकूल वातावरण आ जाता है तो वापस आ जाते हैं। तो साइबेरिया पक्षी जो भारत आते हैं, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, प्रवसन का। अगला है निलंबित करना। निलंबित यानी पोस्टपोन करना। ये जीव क्या करते हैं, ना तो कहीं जाते हैं, ना ही तापमान मतलब पर्यावरण के अनुसार बदलते हैं, ना ही ये अपने शरीर को रेगुलेट कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंडी आती है तो ये बिल्कुल जाके सो जाते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल जाके ऐसे पड़े रहेंगे जब तक। अगर गर्मी के कारण जाएंगे तो पूरी गर्मी पड़े रहेंगे, और ठंडी के कारण तो ठंडी में पड़े रहेंगे। इसे बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड या प्रसुप्ति अवस्था। तो प्रसुप्ति अवस्था या डोरमेंसी पीरियड क्या है, जीवों का ऐसा गुण जो उन्हें अत्यधिक तापमान, अति अति तापमान या अति निम्न तापमान में जीवित बचे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो डोरमेंसी पीरियड जीवों की एक निष्क्रिय अवस्था है, यानी उसमें वो डीएक्टिव हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, न चलते हैं, ना फिरते हैं, ना खाते हैं, ना पीते, कुछ नहीं, बस पड़े रहते हैं। जिंदा रहते हैं लेकिन बस पड़े रहते हैं। तो अगर ऐसी निष्क्रियता यानी ऐसी डोरमेंसी पीरियड अगर ठंड के कारण आ रही है तो उसे बोलेंगे हम हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन क्या है, शीत निष्क्रियता है, यानी ठंडी के कारण जब जीव निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। और अगर गर्मी के कारण यानी बहुत ज़्यादा तापमान के कारण अगर जीव प्रसुप्ति अवस्था में डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टिवेशन। तो वेसन आएगा गर्मी में, नेशन आएगा ठंडी में। तो शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता ऑस्टिवेशन। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो तापमान बढ़ने या घटने के कारण जो तल में रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइपोज, यानी तैरने लगते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाइबरनेशन हमने देखा, ऑस्टिवेशन देखा, डाइपोज देखा, और ये सब काय की प्रक्रिया है, ये है डोरमेंसी पीरियड यानी प्रसुप्ति अवस्था। अगला हमारा टॉपिक है अनुकूलन। देखो अनुकूलन क्या होता है, अनु मतलब उसके जैसे, कूलन मतलब बन जाना। तो अनुकूलन मतलब कि हम ढाल लेते हैं उस वातावरण के अनुसार खुद को जिंदा रहने के लिए। तो अनुकूलन जीवों का ऐसा गुण है जिसमें जीव वातावरण में जीवित बने रहने के लिए और प्रजनन करते रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि मरुस्थल के जो पौधे होते हैं जैसे नागफनी है, कैक्टस है, ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पत्तियों में रहते हैं रंध्र यानी स्टोमेटा, वो जड़ द्वारा सोखे गए पानी को वाष्पोत्सर्जित करते रहते हैं और उड़ाते रहते हैं। चूंकि ये तो मरुस्थल में है, वैसे ही पानी की कमी है, अगर पत्तियां होंगी तो पानी खत्म कर देंगे और मर जाएंगे पेड़ पौधे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि पत्तियों द्वारा जो पानी की हानि हो रही है उसे रोका जा सके। तो ये अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं। और कैक्टस तो एक ऐसा पौधा है जो उसमें पत्तियां होती ही नहीं है, सारी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। बबूल बबूल में आधी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। बेर होता है, यानी जितने भी कटीले पौधे होते हैं ये सामान्यतः ऐसी जगह उगते हैं जो पानी की कमी है, यानी मरुस्थल में उगते हैं। इन्हें हम मरुस्थलीय पौधे या मरुद्भिद पौधे भी कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। जीरो मतलब है ही नहीं उनके पास, तो जीरोफाइटिक प्लांट इन्हें बोलते हैं। ये क्या करते हैं, और अगर इनमें पत्ती है यानी जैसे कि बबूल है उसमें पत्तियां भी होती हैं, तो इनकी पत्तियों पे ऊपर एक क्यूटिकल की मोटी क्यूटिकल की परत चढ़ी रहती है। क्यों, ताकि जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पत्तियों पर ना पहुंचे, क्योंकि जैसे ही प्रकाश आता है स्टोमेटा खुलते हैं और वाष्पोत्सर्जन होता है। और एक और चीज होती है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अंदर धसे हुए रहते हैं ताकि उन पर प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना पहुंचे और जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो ना हो। तो अनुकूलन क्या है, अनुकूलन जीवों का ऐसा गुण है जो पर्यावरण में उन्हें जिंदा बचे रहने के लिए आवश्यक होता है, या उनका जो परिवर्तन होता है उसे हम अनुकूलन कहते हैं। ठंडे क्षेत्रों में जो जीव पाए जाते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनके जो कान है, उनके हाथ पैर है, यानी उनका जो साइज है वो छोटा होता है, ताकि जो उनका जो क्षेत्रफल है वो कम हो और जो ऊष्मा की हानि हो रही है, क्योंकि वहां पर ठंडा क्षेत्र है, तो जितना ज्यादा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा की हानि होगी। तो वहां पर देखा जाता है कि उनके जो कान होते हैं, उनकी जो पूंछ होती है वो छोटी होती है। तो यहां पर हमने देखा अनुकूलन। अगला टॉपिक है अपना समष्टियां। अब समष्टि क्या होता है, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। व्यष्टि यानी एक जीव,
अगर एक जीव की बात की जाए तो वो होता है व्यष्टि। और जब बहुत सारे जीव अलग अलग प्रकार के जब आपस में आकर रहने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं समष्टि। यानी व्यष्टि अपने आप में एक जीव है और समष्टि जीवों का समूह है। इसमें अलग अलग प्रकार के या एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव हो सकते हैं। खास बात क्या है कि समष्टियों के कई सारे अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जैसे कि जन्म दर यानी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो। जबकि व्यष्टि का कोई सेक्स रेशो नहीं होता, कोई जन्म दर नहीं होती, कोई मृत्यु दर नहीं होती। क्यों? क्योंकि व्यष्टि अपने आप में एक जीव है। वो या तो पैदा होगा या मरेगा, या वो मेल होगा या फीमेल होगा। यानी वहां पर जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन एक समष्टि है, यानी बहुत सारे जीव का समूह है, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ मेल होंगे यानी कुछ नर होंगे, कुछ मादा होंगे, कुछ पैदा हो रहे होंगे, कुछ मर रहे होंगे, कुछ युवा होंगे। तो वहां पर जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात वाली चीजें होती हैं। तो व्यष्टि के ये गुण नहीं है, समष्टि के गुण होते हैं। क्या? जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं लिंगानुपात। जन्म दर क्या होती है? तो किसी एक निश्चित समय में, यानी 1 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, किसी एक निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्र में, यानी एक गांव हो सकता है, एक शहर हो सकता है, एक जिला हो सकता है, एक राज्य, एक देश हो सकता है, या पूरी दुनिया हो सकती है। एक यूनिट, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष समय में वहां के जो जीव रह रहे हैं उनके द्वारा उत्पन्न नवजात शिशुओं की जो दर है उसे हम क्या कहते हैं? बर्थ रेट यानी जन्म दर कहते हैं। अब मृत्यु दर क्या है? वही कि एक निश्चित क्षेत्र में और निश्चित समय में एक जीव समुदाय में जो जीव मर जाते हैं उसे उसकी हम मृत्यु दर कहते हैं। तो ये क्या है? ये लक्षण है किसके? व्यष्टि, समष्टि के। अब समष्टि में वृद्धि या समष्टि में कमी कैसे आ सकती है? समष्टि यानी कि जीवों का समूह। तो जीवों के समूह में कैसे वृद्धि और कैसे कमी आती है? तो 2 कारक हैं जो समष्टि में वृद्धि कर देते हैं और 2 ही कारक हैं जो समष्टि में कमी कर देते हैं। अब 2 वो कौन से कारक हैं जो समष्टि में वृद्धि करते हैं? तो एक तो होता है जन्म दर, यानी अगर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वहां पर निश्चित रूप से उस समष्टि की संख्या बढ़ेगी, यानी समष्टि में बढ़ोतरी होगी। और दूसरी है आप्रवासन। आप्रवासन यानी कि जब किसी और जगह से कोई जीव, कुछ जीव किसी दूसरी जगह आकर रहने लगे तो उसे कहेंगे हम आप्रवासन। जैसे कि अगर बहुत सारे लोग भोपाल से इंदौर आकर रहने लगे तो इंदौर की जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब इंदौर की जनसंख्या में वृद्धि हुई क्यों? आप्रवासन के कारण। और इंदौर में सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट है वो मध्य प्रदेश में इंदौर में ही है। अब इंदौर में जनसंख्या जो वृद्धि है इसका कारण ये नहीं है कि इंदौर के लोग बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। यानी 2 कारक होते हैं किसी भी समष्टि में वृद्धि के। एक तो होता है बर्थ रेट यानी जन्म दर, यानी वहां के लोग ज्यादा बच्चा पैदा करें, या फिर दूसरा कारण होता है आप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन, यानी दूसरी जगह से लोग वहां पर आकर रहने लगे। तो इंदौर में जनसंख्या वृद्धि का कारण यह है कि आसपास के जो भी छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, जिले हैं, वहां से लोग यहां पर आते हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। तो यहाँ की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण बर्थ रेट नहीं है, इसका कारण आप्रवासन, इमिग्रेशन है। तो इमिग्रेशन बिल्कुल आप्रवासन किसी समष्टि की संख्या में वृद्धि कर देता है। अब अपन उन 2 कारकों को देख लेते हैं जो समष्टि में कमी कर देते हैं। तो पहला कारक तो है उत्प्रवासन और दूसरा कारक है मृत्यु दर। यानी अगर किसी समष्टि में यानी जीवों के समूह में अगर ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है, यानी ज्यादा लोग मर रहे हैं, जैसे कि 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और कई हजारों लोग एक रात में मर गए थे। तो वहां पर अचानक से समष्टि में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि वहां की मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो मृत्यु दर है वो अचानक से बढ़ गई। अभी कोविड-19 में क्या हुआ? बहुत सारे लोग मरे, तो वहां पर क्या है, जनसंख्या में कई जगह की कमी आई। तो क्या हुआ? मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर बढ़ने से समष्टि में कमी आ सकती है। और दूसरा कारक उत्प्रवासन, ये आप्रवासन का उल्टा होता है। जैसे कि अगर किसी जगह से लोग कहीं और जाकर रहने लगे तो जिस जगह से लोग जाकर रह रहे हैं, जिस जगह से लोग गए हैं, वहां पर जो क्रिया होगी वो उत्प्रवासन होगी। उत्प्रवासन यानी यहां से लोग गए हैं तो जहां पर लोगों की कमी हुई उसे कहेंगे हम यहां पर उत्प्रवासन हो गया। तो समष्टि में उत्प्रवासन के कारण कमी आ जाती है। जैसे कि
भोपाल से इंदौर लोग आकर रहने लगे। तो भोपाल से लोग इंदौर आकर रहने लग रहे हैं, तो इंदौर के में अगर हम बैठे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आप्रवासन, इमिग्रेशन हो रहा है और इंदौर की समष्टि में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर हम भोपाल में रह रहे हैं तो उसी समय जो इंदौर के लिए आप्रवासन है, भोपाल के लिए वो उत्प्रवासन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तो इस घटना के कारण कमी हो गई। तो एक ही चीज किसी जगह के लिए आप्रवासन और किसी के लिए उत्प्रवासन हो सकता है। तो आप्रवासन शब्द का, इमिग्रेशन शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी समष्टि में वृद्धि हो जाती है, यानी किसी समष्टि में वृद्धि हो जाती है। और उत्प्रवासन शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी समष्टि में कमी आ जाती है। इसके अलावा भी कई सारे गुण हैं, आगे बाद में जानेंगे। धन्यवाद।